हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वर्ल्ड के कुछ बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, मतलब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो उन्हीं में से एक है फ़िनलैंड। नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है ये, ठीक है। अब मैंने फ़िनलैंड को क्यों चूज़ किया ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम एक इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं जो है HDI, ठीक है। HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस या इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जिस भी हिसाब का वो इंडेक्स है, पर्टिकुलर इंडिकेटर है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में किसी कंट्री की कैसी परफॉर्मेंस है इस चीज़ को वो दिखाता है, ठीक है। HDI जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इस बार HDI में जो इंडिया की रैंक है वो है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये एक इंडिकेटर है जिसमें तीन जो मेन मतलब एरियाज़ हैं वो स्टडी किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिसमें स्टडी किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि कंट्रीज़ इन एरियाज़ में कैसा परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से उसकी रैंकिंग आती है। और इसी के बाद HDI आने के कुछ दिनों बाद ही एक और इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। और काफ़ी हैरानी की बात है कि जो HDI में अच्छा परफॉर्म करते हैं वही हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो इन रिपोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस, ठीक है। अब स्कैंडिनेवियन नेशंस कौन से हैं? तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीन जो कंट्रीज़ हैं ये मिलके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इनको हम कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ फर्दर अगर हम फिनलैंड और आइसलैंड को भी ऐड ऑन कर दें तो ये हो जाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, ठीक है। तो ये मिलके नॉर्डिक कंट्रीज़ बनाती हैं। अब हमने देखा है कि HDI में जो परफॉर्मेंस है वो इन्हीं कंट्रीज़ की अच्छी होती है और इनकी HDI में परफॉर्मेंस अच्छी है, इसीलिए इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए मैंने फ़िनलैंड को चूज़ किया। इनमें से वैसे हम किसी भी कंट्री का देख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि सारी ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं HDI में और फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी। और आप देखोगे कि इनके ना सारे इंडिकेटर्स में ये जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं या नॉर्डिक नेशंस हैं ये काफ़ी आगे रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साल में इनकी कोई बहुत अच्छी रैंकिंग आई है। इनका जो ये परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि फ़िनलैंड में कैसा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है। तो इसमें है क्या, ऐसा क्या ख़ास है इसमें कि और हम क्या सीख सकते हैं उससे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि यहाँ पे 16 ईयर तक जो है सिर्फ मतलब पढ़ाई पे फोकस किया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम्स यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। और 16 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी एक नेशनल लेवल का इनका एग्ज़ाम होता है जिसे पास करना होता है स्टूडेंट को। तो उसमें भी इनको ग्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे मार्किंग वगैरह का सिस्टम नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पे। तो कंपटीशन वगैरह जो है वो भी कम होता है। और मेजर बात यह है कि ये लोग जो हैं सोशल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका जो सिस्टम है, मतलब जैसे हमारे यहाँ सिस्टम होता है कि हमारी पढ़ाई कैसी है कि ज़्यादा वो क्रैमिंग बेस्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। उसकी बजाय हम ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे फोकस होता है, पढ़ाई पे, सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है हमारी स्टडीज़ जो हैं वो अब बन गई हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोशल स्किल्स बच्चों के डेवलप किए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की कैसे उन्हें सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, कैसे उन्हें अपने कलीग से बात करना है, कैसे उन्हें आगे काम करना है, ये चीज़ उनकी डेवलप की जाती है, ठीक है। और इसके बाद है कि जो उनकी एडमिशन है वहाँ पे बच्चे की जो एडमिशन है वो 7 ईयर्स के बाद होती है। मतलब जब तक जो बच्चा है वो 7 ईयर्स का नहीं हो जाता वो स्कूल में एंटर नहीं करता। तो 7 ईयर्स तक बेसिकली वो अपनी लाइफ इंजॉय करता है। और आपने सुना होगा कि 5 ईयर्स तक जो है बच्चे का 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग उस चीज़ का वेट करते हैं कि बच्चे का ब्रेन उस हद तक डेवलप हो जाए, उसके बाद ही वो स्कूल में आना स्टार्ट करे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं होती है। कोई आपको मतलब कंपल्सरी यूनिफ़ॉर्म नहीं है कि आप पहन के आओ। नो डाउट इंडिया में वो यूनिफ़ॉर्म का कल्चर इसलिए है ताकि इक्वालिटी शो की जा सके, कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो लेकिन आप सभी इक्वल हो, तो उसके लिए एक यूनिफ़ॉर्म। लेकिन फ़िनलैंड का कल्चर दूसरा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को यूनिफ़ॉर्म नहीं पहननी पड़ती, वो अपनी कैजुअल्स में ही आते हैं।
जो उनके पीरियड होते हैं वहाँ पे वो 45 मिनट्स की क्लास होती हैं और हर क्लास के बाद उन्हें 15 टू 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पीरियड सिस्टम होता है और बीच में जो है ब्रेक्स कोई नहीं होती, सीधा वो 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद जो भी एक पर्टिकुलर ब्रेक होता है या रिसेस होती है वो आपको मिलती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको हर क्लास के बाद 15 टू 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वो लोग साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करते हैं, हमारा क्रैमिंग सिस्टम है, बना दिया गया है, मतलब अब हो गया है धीरे धीरे। तो हमारा जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा सिस्टम है कि हम जॉब फोकस्ड होते हैं कि इसके बाद हमने जॉब लगना है या फिर हमें पर्टिकुलर लिविंग चाहिए तो उसके हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात होती है कि जो टीचर है, सेम टीचर आपको अलॉट होता है 6 ईयर्स के लिए। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो टीचर हैं, ठीक है, अगर आप सेम टीचर के साथ डेली पढ़ाई कर रहे हो तो एक आपका बॉन्ड बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट है तो उसके लिए जो उसका पहला घर होता है, जो पहले टीचर होते हैं वो तो उसके पेरेंट्स ही होते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी है उसके लिए जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, ठीक है, वो वही होते हैं जिनसे वो सीख पाता है कुछ भी। तो ज़रूरी है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई प्रॉब्लम है जो वो नहीं शेयर कर पा रहा कहीं और, तो वो अपनी टीचर से भी कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी है कि जो एक टीचर है वो पर्टिकुलर 6 ईयर्स तक रहता है, तो स्टूडेंट को भी उससे कनेक्शन भी फ़ील होता है और पर्टिकुलर टीचर को पता भी होता है कि इस बच्चे में क्या कमियाँ हैं और इसको कहाँ कहाँ पे मतलब ज़रूरत है एक टीचर की हेल्प की, ठीक है। इसके बाद है कि वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, फ़िनलैंड में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, जो सारे के सारे स्कूल हैं वो पब्लिक स्कूल है। नो अकाउंटेबिलिटी फॉर टीचर्स, टीचर्स की वहाँ पे ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि इतने स्टूडेंट्स क्यों पास हुए या फिर ये बच्चा पास हो गया वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ पे ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जैसे हमारे यहाँ है जैसी। और वहाँ पे ये है कि अगर आपको टीचर बनना है तो वो जो टीचिंग टेस्ट है वो पास करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ नोट की जाती है कि जो कैंडिडेट है वो क्या सचमुच उसमें एंथुसियाज़म है टीचर बनने का या फिर वो जस्ट अ जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसे देखा भी नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं जॉब्स की, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस उनका पहले से ही ऐसा सिस्टम चला आ रहा है तो इतने ज़्यादा उनको जॉब्स की टेंशन नहीं होती। और जो वहाँ पे सिस्टम है टीचर्स को अपॉइंट करने का वो काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए जो टीचर्स मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के टीचर्स होते हैं, प्लस उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है कि उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है वहाँ का और काफ़ी अच्छा सिस्टम है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन, जेलेसी ऐसी चीज़ें अपने आप ही कम हो जाती हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं है, ठीक है। कंपटीशन कहाँ से आता है, एग्ज़ाम से आता है। नो डाउट वो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए क्योंकि हमें रीचेक भी करते रहना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बिना एग्ज़ाम्स के भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं तो ये चीज़ शो करती है कि कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन बाकी ये भी होता है कि उनकी सिचुएशन अलग है, उनकी पॉपुलेशन अलग है, हमारी पॉपुलेशन अलग है। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज पर हेड बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो अगर 1 लीटर पानी कहीं पे है और एक जगह मैं कहूँ आपको इंडिया में 1 लीटर पीने के लिए 10 लोग हैं, लेकिन 1 लीटर पीने के लिए फ़िनलैंड में फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो वो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज पर हेड बढ़ जाता है, मतलब जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है इंडिया में। तो यही होता है, फिर उसकी वजह से हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं मिल पाती क्योंकि हमें बाकी एरियाज़ में भी काम करना है, हम डेवलपिंग नेशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। लेकिन एजुकेशन पे खर्च करना काफ़ी मस्ट है इस टाइम, क्योंकि जब हम एजुकेशन को अच्छा कर पाएंगे उसी से हम बाकी एरियाज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी एजुकेशन जो होगी वो एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करेगी, अच्छा कैरेक्टर आगे जाके अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छे लीडर्स बिल्ड करेगा, वो आगे जाके अच्छा समाज बनाएंगे। तो बेसिक जो है एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो तो सरकार के लिए, हालांकि जो करते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है, जो काम कर रहे हैं उन्हें ही पता होता है कि किस हिसाब का काम है, कैसा डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन ये एक सजेशन मुझे लगा जो ऐसा हो सकता है तो फिर मतलब किया जा सकती है ऐसी चीज़।
तो यही था फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन जो भी चेंजेस आएंगे वो विद टाइम आएंगे, समय के साथ आएंगे। एकदम से एजुकेशन सिस्टम को एक दिन में नहीं चेंज किया जा सकता। तब तक हम ये कर सकते हैं कि हम अपने स्किल्स पे फोकस करें, और जो भी अपने सेल्फ एजुकेशन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और प्लस ट्यूशन कल्चर जो है वो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्कूल्स इतने ज़्यादा, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ट्यूशन का जो कल्चर है वो बढ़ गया है, ठीक है। अगर हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो जो ट्यूशन कल्चर है, जो कोचिंग कल्चर है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि हमारी बेसिक मतलब जो एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जब हमारी बेसिक एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो जो ट्यूशन कल्चर है और जो कोचिंग कल्चर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उससे हम क्या सीख सकते हैं। मेरी अगली वीडियो आने तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।